नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे, कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज फिर हम उसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, या क्या कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, तो इसको हम कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ये हम जानेंगे आगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में की थी। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में की थी। इसके बाद फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था बेंडा। क्या नाम था इनका? बेंडा। जिन्होंने क्या किया? इन्होंने इसका नामकरण किया। नामकरण किया से क्या मतलब है हमारा? नामकरण से मतलब है कि इन्होंने इसका नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा है? जब हम किसी माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया टर्म लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं जब समूह की बात की जाए। किसकी बात की जाए? समूह की। जैसे समूह यानी कई सारी यूनिट्स जब एक साथ मिलती हैं तो उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं। और जब हम किसी पर्टिकुलर एक यूनिट की बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर एक यूनिट की बात की जाए या सिंगल यूनिट की बात की जाए तो हम वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब हमें एक माइटोकॉन्ड्रिया के या माइटोकॉन्ड्रियंस के समूह के बारे में बात की जाए, बहुत सारी यूनिट की बात की जाए, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। बहुत बार क्या होता है, पूछ दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज किसने की? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में। उसके बाद बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे चलते हैं, इसकी उपस्थिति के बारे में जानते हैं कि इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। इसकी उपस्थिति हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब नहीं पाए जाते हैं। क्या? कोशिकांग मैक्सिमम और राइबोसोम को छोड़कर सारे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो पाए किस में जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाए जाएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर हम देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फिगर से हमें ज़्यादा बेटर नॉलेज मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक संभावित फिगर है, ऐसा हमने डिज़ाइन किया है। और इसमें देखिए आपको ये जो ब्लैक कलर की दीवार दिखाई दे रही है चारों तरफ से, सरफेस जो इसको घेरे हुए है चारों तरफ, ये क्या है? ये परत है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? दोहरी परत की, यानी क्या? ये दो परतों से घिरी हुई होती है। इसमें एक बाहर आपको परत दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक बाहरी झिल्ली या बाहरी परत। और अंदर जो परत दिखाई दे रही है ये क्या है? आंतरिक परत या आंतरिक झिल्ली। ठीक है, एक बाहर जो परत है वो है आपकी बाहरी झिल्ली, और जो अंदर परत है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली। और इसी आंतरिक झिल्ली को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। ये बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह को हम क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं।
अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये आपका दीवार दिख रहे हैं, ये आंतरिक दीवार जो है, इसके अंदर ये जो द्रव सदृश पदार्थ भरा है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जो द्रव रूपी पदार्थ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो पीले कलर की डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये है राइबोसोम्स। और ये जो द्विखंडित संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है आपके डीएनए। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलकर बना है या निर्माण किससे है, किस क्या क्या इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पाया जाएगा डीएनए और क्या पाया जाएगा, राइबोसोम्स, और पाए जाएंगे राइबोसोम्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स दोनों ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। डीएनए और राइबोसोम्स दोनों ही क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसको कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा गया है, ये जानना मान लीजिए बहुत ज़रूरी है कि कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा गया है, या इसे कहा भी गया है तो इसके अंदर कोशिका के अंदर ऊर्जा कैसे जनरेट होती है ये जानते हैं। तो अब इसको क्या कहा गया, कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा गया, ठीक है। देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह कहने के पीछे रीजन ये है कि ये क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ये ऊर्जा कैसे प्रदान करता है, ऊर्जा कैसे प्रदान करता है, तो ऊर्जा यह प्रदान करता है किससे, ऑक्सीजन के द्वारा। अब ऑक्सीजन के द्वारा कैसे प्रदान करता है, इसके अंदर या जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी ऊर्जा युक्त पदार्थ हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर की कोशिकाएं भी क्या करती होंगी, वर्क करती होंगी। और कोशिका के अंदर, हमारी भी कोशिका के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी वो भी क्या करता होगा, एनर्जी जनरेट करता होगा। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जितने भी ऊर्जा युक्त पदार्थ हैं उनका क्या करेगा, उनका करेगा ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। क्या करेगा उसका, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में, उसमें भाग लेते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम भाग लेते हैं। और जब ऊर्जा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। ठीक है, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाती है और जो ऊर्जा युक्त पदार्थ होते हैं उनको लेकर क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, उनसे क्रिया करके क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। एटीपी और क्या जनरेट करता है, और जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस लेने के बाद क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब ऑक्सीजन की प्रक्रिया अंदर समाप्त हो जाती है, जब उसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, एनर्जी में, तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जिसको हम क्या करते हैं, बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और क्या बनता है उसके साथ, एटीपी। एटीपी यानी इसको क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, या हिंदी में भी लिख देते हैं इसको एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यही क्या होती है, यही हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्यों,
अब क्यों हम इस ऊर्जा युक्त पदार्थ को डायरेक्ट या हमारी कोशिकाएं इसको क्यों नहीं ग्रहण करती? क्योंकि कोशिका जो है वो ऊर्जा युक्त पदार्थों से डायरेक्ट ऊर्जा नहीं ले सकती। जब इसका परिवर्तन एटीपी के रूप में होता है, वही कोशिकाएं क्या करती हैं, हमारी जो है एटीपी को ग्रहण करती हैं, किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। और यही क्या करता है, एक तरह से पहले उनका भोजन होता है जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। तो एटीपी को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उसको? एटीपी को हम कहते हैं ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है, या क्या कहते हैं हम इसको? एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। अब एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? जैसे हम क्या करते हैं, पैसा खर्चा करके कोई भी चीज़ ले लेते हैं या अपने उपयोग की चीज़ लेते हैं, वैसे क्या होता है, ये कोशिका भी क्या करती है, एटीपी को क्या करती है, ग्रहण करती है, जिससे उसको ऊर्जा मिलती है। यानी ये क्या है, ऊर्जा की मुद्रा एक तरफ से, एनर्जी करेंसी के रूप में इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, नाम दिया है, क्या? एनर्जी करेंसी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करती है, हमारी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रक्रिया की तरह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा को रिलीज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। यानी क्या किया, इसने दो काम किया, एक तो हमें ऊर्जा भी प्रदान की और दूसरा क्या किया, हमें हमारे श्वसन में हमारी सहायता की, या श्वसन में इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया और हमें ऊर्जा प्रदान किया। तो इसको एक और नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का श्वसन स्थल, ये भी इसको कहा जाता है। देखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हमें पहले से ही पता था, जो हम जनरली जानते थे क्या, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही हमारी क्या श्वसन प्रक्रिया है। हमने ऑक्सीजन ली, कन्वर्ट किया एटीपी, और क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, यानी हमारी श्वसन की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई, दोनों कार्य हो गया। यानी क्या किया इसने, कोशिका को ऊर्जा भी प्रदान किया और हमारी श्वसन प्रक्रिया में हमारी सहायता भी की। इन दोनों टर्म से इनको जाना जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, वो ये आती है कि डीएनए जो आपका था, डीएनए और किस में पाया जाता है, और पाया जाता है एक तो केंद्रक में, ये मुख्य रूप से पाया जाता है क्या, डीएनए, और किस में पाया जाएगा, और एक आपने देखा किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगला क्या है आपका, अगला पाया जाता है, ये एक और जगह पाया जाता है, लवक में। क्या पाया जाता है, ये तीनों आपका किस में पाए जाते हैं, डीएनए इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछता है क्या, कि केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है, या कह सकते हैं डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएनए पाया जाता है, जो भी आपको उचित लगे। तो ये चीज़ें हमने देखी, पीछे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने 1886 में, और नामकरण किसने किया, बेंडा ने। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कब पाया जाता है, जब कई सारी यूनिट मिली हो, और जब एक सिंगल यूनिट हो तो उसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। इसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और इसमें क्या क्या निर्मित होते हैं, डीएनए, राइबोसोम और बहुत सारे एंजाइम भी इसमें होते हैं, तो वो अलग पार्ट है। आगे चलते हैं। जो हमारे लिए ज़रूरी था कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली क्या, डीएनए और राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। आगे हमने क्या देखा, हमने देखा कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना क्या है, इसका कार्य है, और कार्य कैसे, ऊर्जा कैसे जनरेट होती है, ऊर्जा के पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है एंजाइम की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, तो इससे क्या निकलती है, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों निकलती हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और एटीपी को हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, या हमारी कोशिकाएं ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। एटीपी को हम ऊर्जा की मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक और इसको नाम दिया गया कोशिका का श्वसन स्थल, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, श्वसन की प्रक्रिया भी पूरी हो रही है। आगे अब ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इन तीनों में एक कॉमन चीज़ क्या है, डीएनए। ये हमने आपको बता दिया एक्स्ट्रा यहीं पे, क्योंकि चाहे आगे पढ़िए चाहे यहीं पढ़िए, बात यही थी, डीएनए तीनों जगह क्या होगा आपका, पाया जाएगा। और एक चीज़ आपको बतानी थी कि
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती कि कहाँ कब किस में या कहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है या कम पाया जाता है, इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह कार्य के ऊपर इनकी संख्या निर्भर करती है। ठीक है, क्या होता है, कार्य के ऊपर इनकी संख्या क्या होता है, निर्भर करती है कि जैसा कार्य होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जितना कार्य होगा उतनी हमको क्या होगी, या जहाँ भी कार्य हो गया उतना क्या होगा, इसकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जितना कार्य किया जाएगा उतना ही उतनी ज़्यादा हमको क्या होगी, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जिस भी कोशिका द्वारा जितना अधिक कार्य किया जाएगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ज़्यादा होगी, और जिस कोशिका द्वारा कम किया जाएगा क्या कार्य, तो उसमें क्या आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ भी आप याद करते चलिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लवक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, लवक, या जिनको हम इंग्लिश में प्लास्टिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। लवक, देखिए लवक मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, लवक मूलतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, या मूलतः तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 ही समझते हैं। पहला हमारा क्या होगा, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में आपका होता है वर्डी लवक, वर्डी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट मीन्स होता है अवर्डी लवक। क्या होगा, अवर्डी लवक। देखिए कितने प्रकार के हुए लवक, 2 प्रकार के, एक क्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो का अर्थ होता है, ये जो आपका क्रोमो लिखा हुआ है, क्रोमो का अर्थ होता है रंग। ठीक है, यानी जिसमें रंग हो। वर्ड का मतलब भी क्या होता है, रंग। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या, वर्ड मतलब रंग, वर्ड विषय पर पढ़े हैं ना, यानी रंगों का विषय पर हो जाना। रंग क्या होते हैं, अपने अपने विभागों में विभक्त हो जाते हैं, तो वही आपका वर्ड है। वर्ड यानी रंग, और रंग को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका एक रूट वर्ड होता है, इसको हम क्रोमा कहते हैं। और ल्यूको मतलब अवर्डी, यानी जिसमें रंग नहीं हो। तो क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत हमारे 2 आते हैं, क्या, ये भी आता है क्लोरोफिल किस में आएगा आपका, इसमें क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोफिल के बारे में आपने सुना होगा, यानी हरित लवक। या इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, ये हम इसको नाम देते हैं। अब देखिए इनके कार्यों के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि लवक जो है लवक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मेन इसका फंक्शन क्या होता है यही पूछा जाता है। तो लवक क्या होते हैं ये समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है। इसकी उपस्थिति कि लवक पाए कहाँ जाते हैं। लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। लवक किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। अब पादप कोशिका में पाए जाते हैं क्यों, क्योंकि पादप में विभिन्न प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, हम जंतुओं में या मानवों में क्या है, हमारे में रंग या हम कई कलर के तो होते नहीं, ये पादप आपके क्या होते हैं, कई कलर के होते हैं। इनके फल अलग होते हैं, पीले होते हैं, लाल होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, ये आपके लवक या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। और जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, ये जंतु कोशिका में इसकी उपस्थिति क्या होती है, नहीं होती है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। ये हम याद रखेंगे क्या, कि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। अब एक एक करके इनके भागों के बारे में समझ लेते हैं। पहले चालू करते हैं क्रोमोप्लास्ट से। क्रोमोप्लास्ट, इसको हम कहते हैं वर्डी लवक।
वर्डी लवक। अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है रंग प्रदान करना। इनका कार्य क्या है? रंग प्रदान करना। पौधों को रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करना जैसे किसको? ये रंग प्रदान करेंगे फलों को और फूलों को, बीजों को, इन सबको क्या करते हैं? ये रंग प्रदान करते हैं। जो आप क्रोमोप्लास्ट हैं या वर्डी लवक है, वर्डी लवक मतलब जिनमें रंग पाया जाए, वही कैसे होंगे? वर्डी लवक होंगे। अब फल को देखते हैं आप, कई कलर के होते हैं, फूल भी कई कलर के होते हैं, बीज भी आप देखेंगे उनमें क्या होता है? कलर होता है, कई प्रकार के बीज भी होते हैं। तो इन सबको रंग देने का कार्य कौन करता है? आपका क्रोमोप्लास्ट या वर्डी लवक। ये आपका रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा टमाटर। अब टमाटर एक फल है, तो इसका क्या होता है? रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब यह लाल किस लिए होता है? यह लाल होता है इसमें लाइकोपीन नामक लवक के पाए जाने के कारण। तो ये लवक कैसा होगा? ये लवक आपका होगा क्रोमोप्लास्ट यानी वर्डी लवक होगा। आगे जानते हैं दूसरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? हरित लवक। अब इसके नाम से स्पष्ट है ये कैसा होगा? हरा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा पत्तियों को, तो यह प्राय किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां आपने देखी हैं हरी होती हैं, पत्तियों में पाया जाता है। अब इसका दूसरा कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण। इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। यह क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आपका? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल क्या करता है आपका? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोफिल आपका क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अब ये क्या करते हैं? कैसे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये भी जान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के साथ सूर्य का प्रकाश, और क्या करते हैं? ये जल लेते हैं अपने साथ, जल और खनिज, इन सबको मिलाकर ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर या फोटोसिंथेसिस, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कर ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सूर्य का प्रकाश लिया, जल और खनिज, इन सब के साथ मिलकर जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, इन्होंने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का उपयोग वो किसमें करते हैं? अपने भोजन के रूप में करते हैं। पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग अपने भोजन के रूप में कर लेते हैं। और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इनको हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस लेने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड होता है। ये मुख्य घटक होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम ग्रहण कर लेते हैं। तो यही इसका प्रोसेस है, किसका? इनके फूड प्रोसेसिंग का, या कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, यही इनका प्रोसेस है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, यह किसमें पाया गया? पत्तियों में। क्या कार्य है इसका? प्रकाश संश्लेषण करना। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। अब आगे देखते हैं। आगे है आपका ल्यूकोप्लास्ट। आगे है आपका ल्यूकोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये आपका ल्यूकोप्लास्ट होगा जिसको हम कहते हैं अवर्णी लवक। क्या कहते हैं? अवर्णी लवक। अब देखिए अवर्णी लवक के क्या कार्य हैं। अवर्णी लवक पहले तो ये पाया कहाँ जाएगा? यह पाया जाएगा किस कहाँ पर? भूमिगत तनों में, भूमिगत तनों में। और कहाँ पाया जाएगा? जड़ों में, जड़ों में। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? भूमिगत तनों में, जड़ों में। यानी यह ऐसी जगह पाया जा रहा है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है? नहीं पहुँच पाया जाता है, या जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। कौन सी जगहों पर पाया जा रहा है? ऐसी जगहों पर, भूमिगत तनों में, जड़ों में, ऐसी जगहों पर जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है या नहीं होगा, या जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, ऐसी जगहों पर यह उपस्थित होता है। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। अब इसका नाम ही है अवर्णी लवक, यानी इसमें कोई वर्ण तो होगा नहीं, कोई रंग तो ये प्रदान करेगा नहीं। ठीक है, तो ये कार्य क्या करता होगा? जैसे क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया? क्लोरोप्लास्ट ने प्रकाश संश्लेषण किया, भोजन बनाया। और जो आपका क्रोमोप्लास्ट था उसने क्या किया? रंग प्रदान किया, फूलों को, पौधों को या बीजों को, इन सबको क्या किया? रंग प्रदान किया। तो आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका क्या कार्य होगा? इसका कार्य होता है भोजन को संचित करना। इसका क्या कार्य होगा? इसका कार्य होगा भोजन को संचित करना या भोजन को स्टोर करना। यही आपके ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। ये था हमारा पूरा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा वैक्यूल्स। क्या है अगला टॉपिक हमारा? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स या जिसको हम क्या कहते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका, इसको हम और नामों से जानते हैं। इसको हम राजधानी भी कह लेते हैं, इसको हम राजधानी भी कहते हैं, ठीक है, या रिक्तिका भी कह सकते हैं। तो आगे आते हैं, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। तो ये आपका वैक्यूल्स है, ये पाया कहाँ पर जाता है? सबसे पहले इसकी उपस्थिति के बारे में समझते हैं कि वैक्यूल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो वैक्यूल्स जो आपका है ये पाया जाता है मुख्यतः कहाँ पर? पादपों में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी क्या होता है? यह पाया जाता है। इन दोनों जगहों पर यह क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों जगहों पर यह पाया गया। लगता है कोई लाइट हो रहा है, पेन थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो इन दोनों कोशिका, अब देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया तो दोनों में जाता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पादप कोशिका जो होती है उनकी राजधानी कैसी होती है? बड़ी होती है। लेकिन जंतु कोशिका जो होती है इनकी राजधानी क्या होती है? छोटी होती है। छोटी का मतलब क्या? यह बहुत छोटी छोटी होती हैं। जरूरत पड़ने पर जैसे कहीं कहीं क्या होता है जंतुओं में नहीं भी पाई जाती हैं, आवश्यकता के हिसाब से, जैसे जहाँ आवश्यकता है वहाँ पाई जाती हैं, लेकिन कैसी? छोटी छोटी। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है जंतु कोशिकाओं में एकदम भी ये रिक्तिकाएँ नहीं या वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। लेकिन पादप कोशिकाओं में ऐसी होती हैं या पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं और क्या होती हैं? ये केंद्र में स्थित होती हैं। तो इसका फिगर हम आपको ड्रॉ करके कुछ दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पेड़ का क्या हो गया? कोशिका करते हैं, पादपों की कोशिका है ये। तो इसमें राजधानी आपकी कुछ इस हिसाब से होगी और सेंटर में यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये एक न्यूक्लियस हो गया। ये मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये आपकी राजधानी होती है। तो राजधानी क्या होती है? सेंटर में होती है। अब ये सेंटर में क्यों होती है? इसलिए क्योंकि ये राजधानी आपकी बड़ी होने के कारण यह क्या करती है? मैक्सिमम वॉल्यूम घेरती है। क्या करती है? मैक्सिमम वॉल्यूम घेरती है और केंद्र क्या होता है? साइड में हो जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या इसकी उपस्थिति या इसका वॉल्यूम या आयतन कितना होता है।
यह लगभग 50 से 90% क्या करती है, आयतन घेरती है। किसका, जिस कोशिका पादप कोशिका में ये पाई जाती है। ठीक है, यह 50 से 90% आयतन क्या करती है, कवर करती है, या वॉल्यूम क्या करती है, टोटल कोशिका का कवर करती है। क्यों बताया हमने आपको, पादप कोशिका में राजधानियाँ या रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स आपकी क्या होती है, बड़ी होती हैं। अब आगे चलते हैं। आपको यहाँ दिखा तो सबसे बड़ी चीज़ कि इसका कार्य क्या क्या है। इसकी संरचना तो हमने देख ली कि पादप कोशिकाओं में बड़ी होंगी, जंतु कोशिकाओं में छोटी होंगी, कहीं कहीं भी नहीं भी पाई जाएंगी। और ये क्या करती हैं, पूरे कोशिका क्या करती हैं, ये लगभग 50 से 90% भाग कवर करती हैं। तो इनका कार्य क्या होता होगा, तो इनका कार्य होता है जल का संचय करना, जल का संचय करना या जल का स्टोरेज करना। ठीक है, अब जल का स्टोरेज करना से क्या तात्पर्य है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को क्या होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पानी क्या होंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। जैसे कभी गर्मी अधिक पड़ रही है तो उस समय में क्या होते हैं, पौधों को पानी संचय करने में या पानी की आवश्यकता लगती है। तो यही रिक्तिकाएँ क्या करती हैं, पौधों को पानी प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, पानी प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं ये, और इनका क्या कार्य है, इनका कार्य है, दूसरा कार्य इनका कि ये क्या करती हैं, स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं। ठीक है, या आकार कह लीजिए, आकार बनाए रखती हैं। किसका आकार बनाए रखती हैं, कोशिका का आकार बनाए रखती हैं। अब कोशिका का आकार कैसे बनाई रखती हैं, देखिए इनके अंदर पानी भरा होगा, जाहिर सी बात है, तो ये क्या होंगी, फैलेंगी। या जब इनके अंदर पानी भरा होगा ये कैसी होंगी, टाइट होंगी। तो इनके द्वारा क्या होता है, कोशिका का आकार मेंटेन रहता है। क्या होता है, इसका कोशिका का आकार मेंटेन रहता है, वो कहीं से तपती या पचकती नहीं है। आगे और क्या इसका कार्य होता है, इसका क्या होता है, दाब को बनाए रखना, दाब को बनाए रखना। अब कैसा दाब ये बनाए रखती है, हमने आपको बताया था कोशिका भित्ति जब पढ़ा रहे थे, तो क्या होता है, ये जो रिक्तिका है, रिक्तिका द्वारा जो दाब प्रदान किया जाता है वो कोशिका भित्ति द्वारा क्या होता है, मेंटेन किया जाता है। यानी अंदर से दाब पड़ रहा है और बाहर से भी दाब, तभी क्या होगा, वो स्ट्रक्चर कह सकते हैं तरफ से आकार क्या होगा, मेंटेन होगा। तो इसीलिए क्या होती है, कोशिका भित्ति आपकी हार्ड बनाई जाती है, हार्ड होती है। तो ये रिक्तिका क्या करती है, इसमें जब जल भर जाता है तो ये क्या करती है, दाब बाहर की तरफ लगाती है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे जीव द्रव्य भरे हुए होते हैं। तो ये जीव द्रव्य क्या करते हैं, एक तरफ से कोई इस पर रिक्तिका पर क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। तो इन दोनों अंतर स्थिति की दाब को मेंटेन करने के लिए यह क्या होता है, इसका उपयोग भी होता है, या वह उसमें कार्य करती है दाब को बनाए रखने के लिए। तो ये तो रिक्तिका का कार्य था। और भी इसका क्या कार्य है, और इसके कार्य हैं, और इसके कार्यों में हम कह सकते हैं ये क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट उनको क्या करती है, उनका भी क्या करती है, स्टोरेज करती है या संचय करती है, संचय करती है। ठीक है, या वेस्ट प्रोडक्ट हम कहते हैं, अवशिष्ट उत्पाद भी कह सकते हैं हम इसको हिंदी में, क्या कहेंगे, अवशिष्ट उत्पाद। इनका क्या करती है, इनका भी यह संचित करती है। यानी कोशिका की जो भी अवशिष्ट उत्पाद होते हैं उनको भी संचित करने का कार्य कौन करता है, यही रिक्तिका करती है। और भी बहुत होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं और भी बहुत सारे इसके कार्य होते हैं, लेकिन जो मेन कार्य हैं वो उन्हीं के बारे में हम जानते हुए चलेंगे। क्या क्या थे कार्य, एक बार देख लेते हैं। तो यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्या आपकी रिक्तिका, और पादप कोशिकाओं में कैसी होती है, बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है अपेक्षाकृत, और कहीं कहीं जंतु कोशिकाओं में जब न उपयोग होने पर क्या होती है, नहीं भी पाई जाती हैं। इनका कार्य, और ये कितना आयतन घेरती हैं, समस्त कोशिका का 50 से 90% आयतन घेरती है। यानी आधे से अधिक आयतन क्या करता है आपकी यह रिक्तिका ही ले लेती है, इतनी बड़ी होती है पादप कोशिकाओं में। जल का संचरण करना इसका कार्य है, यानी जल का संचय करना, स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ वाटर, आकार बनाए रखना, कोशिका के आकार को बनाए रखने में इसका उपयोग होता है। और क्या होता है, दाब को बनाए रखती है, दाब को या अंतःस्थिति की जो अंदर दाब लगता है उसको भी क्या करती है, मेंटेन किए हुए रखती है। वेस्ट प्रोडक्ट का संचय करना, या जो आपका अवशिष्ट उत्पाद है उनका भी संचय करना क्या होता है, इसका कार्य होता है, उसको भी संचित रखती है। और भी इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। यानी कुल मिला के ये जो आपकी रिक्तिका होती है यह अंदर से कैसी होती है, ये खाली नहीं होती है, इसमें बहुत सारे पदार्थ या तरल पदार्थ में क्या होते हैं, भरे होते हैं। ये आप जानते रहिएगा।
आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, या कह सकते हैं तरफ से हमारा अब ये लास्ट टॉपिक है, ये है हमारा केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक या जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। 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 अब देखिए केंद्रक, केंद्रक के बारे में हमने सुना, यह क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो यह मेन कंट्रोलर होता है, यानी पूरी कोशिका में कौन से कोशिकांग क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? यही आपका केंद्रक। या क्या एक तरफ से मैनेजर का कार्य करता है, प्रबंधक का कार्य करता है, कौन? सेल करता है। जैसे कई सारे लोग हैं या कोई एक टीम है, अगर टीम कोई अलग अलग अपने अपने काम करती है तो क्या होगा? उस स्थिति में विवाद ना उत्पन्न हो, इसलिए क्या होता है? एक मैनेजर को रखा जाता है जो सबको क्या करे, एक साथ लीड कर सके या चला सके। तो वैसे ही क्या करता है ये केंद्रक भी, क्या कार्य करता है आपका? केंद्रक जो है आपका इन सारे कोशिकाओं को देखरेख का या नियंत्रण का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। तो सबसे पहले केंद्रक के बारे में समझते हैं। ये केंद्रक, हाँ केंद्रक। अब देखिए केंद्रक का क्या कार्य है? सबसे पहला केंद्रक का तो जो कार्य है यह है आपका केंद्रक कोशिका का प्रबंधक होता है। क्या होता है? प्रबंधक होता है। क्यों होता है बताया आपको? क्यों होता है यह प्रबंधक? क्योंकि यह क्या करता है? कोशिकांगों का, सारे कोशिकांगों का जो भी वो कार्य करते हैं उन सबका नियंत्रण कौन करता है? यही केंद्रक करता है। अब आगे यह केंद्रक जो है इसकी संरचना कैसी होती है देख लेते हैं। पहले भी आपको बताया था लेकिन फिर देख लेते हैं एक बार। यह केंद्रक जो है ये आपका एक छोटा पार्ट हो गया और इसमें कई कुंडलित धागे समान संरचनाएं दिखाई देंगी आपको। और क्या होता है इसमें? और इसमें द्रव भरा हुआ होगा। क्या होगा? द्रव भरा हुआ होगा इसमें। और क्या होगा? और इसमें संरचना होती है कैसी? डबल मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। अब देखिए इस पे क्या होता है? दोहरी झिल्ली की परत केंद्रक पर भी होती है, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया पर भी होती थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके? ये बीच बीच में छिद्र छूटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये छिद्र छूटे हुए होते हैं। अब इनका कार्य क्या है? इन्हीं को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस पोर्स या केंद्रक छिद्र भी हम इनको कहते हैं। सबका नाम लिख लेते हैं एक तरफ से। देखिए ये आपका क्या होते हैं? केंद्रक छिद्र होते हैं। ये आपकी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो क्या करती है? केंद्रक को एक आवरण का कार्य या आवरण क्या करती है? एक तरफ से प्रदान करती है आपकी केंद्रक झिल्ली। ये क्या है? इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और ये छोटा सा पार्ट क्या है? ये है आपका केंद्रिका। केंद्रिका, ठीक है। और ये क्या है? ये अंदर जो द्रव रूपी भरा हुआ है इसको, इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। इन सब की चर्चा हमने शुरू में ही आपसे कर ली थी कि कौन सा केंद्रक है, इसमें क्या क्रोमैटिन है, क्या केंद्रक छिद्र है और क्या केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, अब इन सब के बारे में समझते हैं क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाहरी आवरण से। लिखते हैं कोशिका का या केंद्रक का, केंद्रक का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? केंद्रक का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा आपका? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और इसमें जो धागे समान संरचना है, धागे जैसी संरचना, इसको क्या कहेंगे हम? धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। और क्या है? और केंद्रक के अंदर
केंद्रक के अंदर केंद्र में उपस्थित होती है। केंद्र में उपस्थित क्या होती है वो, उसको हम कहते हैं केंद्रिका। ठीक है। तो ये था जो इम्पोर्टेंट था, बाकी आपका केंद्रक द्रव्य आप देख रहे हैं। अब देखिए ये आपका जो क्या है, केंद्रक का बाहरी आवरण जो केंद्रक झिल्ली है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था क्या था उसका कार्य था। जो केंद्रक है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है और केंद्रक झिल्ली के जो बाहर द्रव्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करने वाली झिल्ली को ही क्या कहते हैं हम, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करने वाली झिल्ली को या उस बैरियर को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। क्रोमैटिन जो धागे जैसी संरचना है इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। और जो केंद्रक के केंद्र में लगभग उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। अब इसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। इन छिद्रकों का क्या कार्य होता है, छिद्रकों का कार्य होता है कि जो भी अंदर से अवशिष्ट पदार्थ है या जो भी चीज़ जैसे राइबोसोम्स वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह जो निकलते हैं, किसके थ्रू निकलते हैं, यही आपके छिद्र के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, आगे केंद्रक का और क्या पाया जाता है केंद्रक में, केंद्रक में और आपके पाए जाते हैं, केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं। मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं, केंद्रक में ही डीएनए क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आगे क्या होता है, यह जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन सिकुड़कर क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है, गुणसूत्र बनाता है। ठीक है, क्या करेगा, गुणसूत्र क्या करेगा, यही क्रोमैटिन क्या होता है, जब कोशिका विभाजन का समय आता है यही क्रोमैटिन क्या करता है, सिकुड़ कर क्या बनाता है, गुणसूत्र, जिसका आकार लगभग कैसा होता है, इसका आकार लगभग ऐसा होता है। इस गुणसूत्र का आकार कैसा होता है, इसका आकार ऐसा होता है। यही क्रोमैटिन क्या होता है। अभी तो यह जब रेस्ट मोशन में है या जब यह आराम की अवस्था में है तब यह कैसा होता है, तब यह धागे की संरचना के समान होता है। लेकिन जब यही कोशिका विभाजन का समय होता है तब वो धीरे धीरे क्या करता है, सिकुड़कर इस गुणसूत्र के रूप में क्या होता है, गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है। अब एक क्रोमैटिन बना किससे होता है ये भी जान लेते हैं। यह जो आपका क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन किससे बना होगा, क्रोमैटिन बना होगा डीएनए और किससे, हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन आती है। क्या, हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन है, उसी से बना होता है। क्या आपका बना होता है, क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये भी हमने क्या पहले बताया था। अभी जान लीजिए ये क्या है, क्रोमैटिन जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और यही क्रोमैटिन गुणसूत्र का निर्माण करता है। कब, जब कोशिका विभाजन का समय आता है। और वरना यह सामान्य अवस्था में कैसा रहता है, यह धागे की संरचना के रूप में रहता है। तो ये आपने जाना, बस इससे ज़्यादा और जान लीजिए। डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा बता देते हैं। डीएनए, अगले पृष्ठ में चलते हैं। डीएनए क्या होता है आपका, डीएनए जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक होता है आपका आरएनए को क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए और आरएनए ये भी क्या करते हैं, किसमें सहायता करते हैं, ये सब सहायता करते हैं आनुवंशिकता में। तो डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए आनुवंशिकता में वाहक होता है और इसी में क्या पाया जाता है, इसी में जीन पाए जाते हैं, जो किस पे उपस्थित होते हैं, ये
गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। यही प्रश्न भी कई बार पूछा गया है क्या, कि जीन किस पे पाए जाते हैं, जीन मुख्यतः किस पे पाए जाते हैं, जीन गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं, और यही जीन आगे चलकर क्या करते हैं, आनुवंशिकता में सहायता करते हैं, आनुवंशिकता के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। यही जीन ये किस पे पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, किस पे पाए जाएंगे, ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका केंद्रक के बारे में जानकारी। देख लेते हैं एक बार फिर थोड़ा ओवरव्यू। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक को कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। केंद्रक का क्या बाहरी आवरण क्या है, केंद्रक झिल्ली है। अंदर जो छोटी संरचना है ये क्या है, केंद्रिका है, और इसमें धागे समान जो संरचना है उसी को क्रोमैटिन करते हैं। और क्रोमैटिन क्या करता है, जब वो कोशिका विभाजन का समय आता है तो ये क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। कैसे, सिकुड़कर। ठीक है, क्रोमैटिन बना किससे होता है, क्रोमैटिन बना होता है हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए से। आगे डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और डीएनए क्या होता है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। जीन भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जीन क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करता है, या आनुवंशिकता में ये भी क्या होता है, सहायक होता है। तो ये था हमारा कोशिकांगों के बारे में क्या पूरा डिटेल। अब आगे की वीडियो में हम इसके आगे कुछ कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एक चैप्टर पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।